हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हाइनेस के बारे में। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ राइड रिव्यू एंड ओनरशिप रिव्यू ऑफ माय होंडा हाइनेस CB350। इस बाइक को चलाकर मुझे हो चुके हैं 9025 किलोमीटर्स। ये बाइक लेकर मुझे टोटल 2 years कंप्लीट हो चुके हैं। सो येस, इट्स बीन 2 years, 9000 किलोमीटर्स। लेट्स डू अ रिव्यू। ये बाइक कैसी है, सिटी में कैसी है, हाईवे पर कैसी है, कंफर्ट कैसा है, पावर कैसी है। सो आज वो सब बातें करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हियर इट इज़ द होंडा हाइनेस CB350। मेरी जो बाइक है वो DLX Pro वर्जन है एंड इट्स ऑल ब्लैक। सो यप, दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम द साइड। और बाकी इस व्लॉग में मैं एक्सेसरीज़ के बारे में बातें नहीं करूँगा क्योंकि मैं एक व्लॉग बना चुका हूँ ऑलरेडी एक्सेसरीज़ के ऊपर। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट द एक्सेसरीज़ जो मैंने इंस्टॉल करी है, आई हैव अ वीडियो, आई लिंक इट टू दिस वीडियो, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। और इसकी अभी सर्विस हुई है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। Alright, let's do a review. So first of all, how is the performance? Amazing performance, superb on highways. On highways, I would still give it a 7 out of 10 rating, not more than that. क्यों, मैं भी बताता हूँ। सिटी में this is again 7 out of 10. You might be confused कि मैं एक तरफ ही बोल रहा हूँ कि यार ये तो excellent superb performance है, and then I'm also giving 7 out of 10 and not like 9 or 10. Reason, ये बाइक बहुत ज़्यादा स्मूथ है। इस पर आप अगर हाईवेज़ पर क्रूज़ करते हो, टूरिंग करते हो, लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करते हो, आपको बिल्कुल भी फटीग नहीं होने वाला है। बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं होने वाला फटीग। क्यों? क्योंकि इसमें वाइब्रेशंस ही नहीं है। बट स्टिल आई हैव गिवन इट अ 7 out of 10 जस्ट बिकॉज ऑफ पावर। इसमें पावर की कमी है एंड इसकी गेयरिंग का इशू है। अब गेयरिंग का इशू कैसे है कि इस बाइक में जो 5th गियर है वो यूज़लेस है, कोई यूज़ नहीं उसका। हाँ, एक पॉइंट पे आप 90 पर हो, आप उसको 5th गियर में डाल दो और बस कॉन्स्टेंटली चलो, ठीक है। द मोमेंट यू नीड टू अप्लाई ब्रेक्स, आप 90 से आ गए 75 पे। द मोमेंट यू डू दैट एंड नाउ यू नीड टू पिक अप योर स्पीड अगेन 90 पे जाने के लिए आपको डाउन शिफ्ट करना ही पड़ेगा, आपको 4th गियर में आना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ 5th गियर। दे दिया है इसमें, ठीक है। इफ़ यू फाइंड अ रियली लॉन्ग स्ट्रेच जहाँ पर कोई गाड़ियाँ नहीं है, आपको ब्रेक्स नहीं लगाने हैं, कुछ नहीं करना है, तो आप पीसफुली 5th गियर पे 90 की स्पीड पे, 100 की स्पीड पे आराम से क्रूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? द मोमेंट यू नीड टू स्लो डाउन एंड ओवरटेक। जैसे होता है ना, एकदम से जैसे सामने ट्रक है, अब आपको हल्का सा स्लो करना है। हल्का सा मतलब आप 90 से 80 पे आ गए और अब आपको इमीडिएटली ओवरटेक करना है। 5th गियर में नहीं हो पाएगा, आपको 4th गियर में आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हाईवे का। हाईवे पर ओवरटेकिंग कॉन्फिडेंस इसमें नहीं है। यस, ये 100 पे चलेगी क्या? हाँ चलेगी। 110 पे चलेगी। बट ये अब ये जो ट्रांजिशंस होते हैं, स्लो करके फास्ट करना, इसमें ये नहीं होता। इसको 4th गियर में डालना ही पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज़ वन डाउन साइड। नाउ सिटी राइड में इट इज़ रियली ईजी टू मनूवर क्योंकि इसका वेट बहुत कम है। दिस वेज अराउंड 181 kg अप्रॉक्स, तो इसका वेट काफ़ी कम है। इसका वेट जो भी है वो पूरा नीचे है, टॉप हैवी नहीं है, टॉप में कुछ है ही नहीं, आप ही बाइक के ऊपर बैठे हो, बाइक पूरी नीचे है आपके, तो वेट मैनेजमेंट इज़ एक्सेलेंट। प्रॉब्लम कहाँ आती है सिटी में? प्रॉब्लम आती है कंटिन्यूस आपको गियर शिफ्ट्स करने पड़ेंगे। ये बेनिफिट कहाँ मिलेगा आपको? रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में मिलेगा, जिसमें लो एंड टॉर्क काफ़ी होता है। उसमें ना आप 3rd गियर पर भी आप 20 की स्पीड पे आराम से चल सकते हो, 4th गियर पर भी आप 30 की स्पीड पे चल सकते हो। इसका यही एक प्रॉब्लम है कि कंटिन्यूस डाउन आपको गियर शिफ्ट्स करने पड़ते हैं, डाउन शिफ्ट, अप शिफ्ट, डाउन शिफ्ट, अप शिफ्ट, और उसमें आप मतलब इरिटेट होता है, थक जाते हो। रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में क्या होता है कि उसमें लो एंड टॉर्क इतना है कि आप हायर गियर्स पर भी लोअर स्पीड पे आ गए और आपने एक्सेलरेट किया थ्रॉटल, तो वापस वो स्पीड ले लेती है। ये नहीं लेती, ये झटके मारती है, तो आपको डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। ये इसका ड्रॉबैक है। बट क्या ये डील ब्रेकर है? फॉर मी इट इज़ नॉट, क्योंकि मैं सिटी में राइड ही नहीं करता। मैं जैसे मैंने कहा, मेरा वर्क फ्रॉम होम है, तो मुझे ऑफिस जाना नहीं होता, ट्रैफिक में मैं चलाना नहीं पड़ता। मुझे बस सिटी तब क्रॉस करनी पड़ती है जब मैं कहीं टूर पे जा रहा हूँ। सो पुणे से निकलने के लिए मुझे सिटी क्रॉस करनी पड़ती है, तो बस मेरा तो उतना ही पार्ट है, तो इट डजंट बॉदर मी। लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो इसको बोथ लाइक सिटी के लिए भी ले रहा है एंड टूरिंग के लिए भी ले रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार इसकी टेस्ट राइड लेके मेक श्योर कि आपको ये बॉदर नहीं कर रहा है।
क्योंकि अगेन आपको यस थोड़ा ये ड्रॉबैक है, लेकिन आपको जो पॉजिटिव्स मिल रहे हैं बाइक के साथ दे आर मोर दैन दैट। तो यू नो जो बैलेंस आप करोगे कि ठीक है यार इसमें ये चीज़ ख़राब है लेकिन ये 5 चीज़ें अच्छी हैं, तो ओवरऑल आप देखे जाओ तो +4 में आप हो, राइट। अच्छी चीज़ें आपको ज़्यादा मिल रही है, तो वो है थोड़ा, और वो पर्सनल टेस्ट का भी है। या बट हाँ, रॉयल एनफील्ड बाइक्स में जो लो एंड टॉर्क है वो ज़्यादा है, और इसमें जो अपर एंड पे जो आपको पावर मिलती है वो इसमें ज़्यादा है। जैसे क्लासिक अगर आप 100 पे चलाते हो तो यू विल फील कि इंजन थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, राइट। और ये मैंने चलाया है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और आप इसको 100 पे चलाओगे तो ऐसा फील नहीं होगा कि ये स्ट्रगल कर रहा है इंजन, इट विल बी रिलैक्स्ड। तो ये एक फ़र्क है। नेक्स्ट इज़ इसका सीटिंग कंफर्ट। सीटिंग कंफर्ट इज़ एक्सेलेंट। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसकी क्यों ये अच्छी है। लेट मी स्टॉप द बाइक ओवर हियर। सो नाउ सी, इसका जो सीट है वो यहाँ है, राइट। एंड इसका जो फुट पैग है वो हल्का सा आगे है, बहुत आगे नहीं है, बस इस टैंक इस लाइन पे है, राइट, यहाँ पर है, ठीक है। एक बार दूर से मैं दिखाता हूँ। वो फुट पैग है और वो सीट है। तो होता क्या है कि व्हेन यू सिट ऑन इट, आपका जो नीज़ का जो एंगल बनता है घुटनों का, दिस एंगल इज़ रफली 90 डिग्रीज़। एग्जैक्ट 90 नहीं है, बट हाँ 90 से 95 डिग्रीज़ कुछ एंगल बनता है आपका। सो इसमें क्या होता है कि आपके लोअर बैक पर ज़्यादा प्रेशर नहीं आता, बिकॉज़ आपका थोड़ा वेट आपके पैरों पर भी है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपको कोई बैड पैच आता है, जैसे कुछ एकदम से गड्ढा आ गया या कुछ आ गया, यू कैन ईजिली स्टैंड। जैसे मैं अब खड़ा हो गया, राइट, यू कैन स्टैंड एंड यू कैन राइड योर बाइक। सो दिस बिकम्स रियली ईजी ऑन हाइनेस। ये इसका प्लस पॉइंट है। इसका हैंडल भी थोड़ा ऊपर है, आपको झुक कर नहीं बैठना पड़ता। इसका हैंडल बार भी काफ़ी ऊपर है, अपराइट है, आपका पोस्चर है वो अपराइट है। तो कुछ भी ख़राब पैच आता है तो यू कैन जस्ट स्टैंड, सिंपली स्टैंड ऑन योर बाइक, दैट्स इट। कुछ इशू नहीं है, आपकी बाइक जो है वो निकल जाएगी उस ब्रेकर के ऊपर से या जो भी है पॉट होल के ऊपर से। दिस इज़ अ रियली प्लस पॉइंट जो कि मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ऑन लॉन्ग राइड्स, क्योंकि रास्ते हर जगह अच्छा होते नहीं हैं, और अगर रास्ते ख़राब हैं तो वो जो जर्क लगता है वो जर्क आपके लोअर बैक पे लगता है, एंड देन ऑन अ लॉन्ग राइड इट बिकम्स अनकम्फर्टेबल, फिर आपको बैक पेन होता है और ये सब होता है, राइट। तो ये इसका काफ़ी प्लस पॉइंट है। सो सीटिंग वाइज द सीट इटसेल्फ इज़ नाइस, बट इफ़ यू आर अ पर्सन विथ फ्लैट बम्प्स लाइक आई एम, ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा कुशन लगेगा। सो द सोल्यूशन आई हैव फॉर इट इज़, मेरे पास एक एयर सीट है फीगो की, वो मैं एयर सीट रख लेता हूँ, वो आपने देखी भी है मेरे राइड्स पर। तो वो एयर सीट से क्या होता है, इट गिव्स यू एक्स्ट्रा कुशन, then there is no problem at all. But if you are blessed with good buttocks, then आपको कोई इशू नहीं होगा इस बाइक पर, क्योंकि इसकी सीट जो है वो काफ़ी वाइड है, सो आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है। सो या दैट इज़ अनदर थिंग। कंफर्ट वाइज दिस इज़ अ रियली गुड बाइक, क्योंकि देखो इसमें वाइब्रेशंस नहीं है, तो आपको लॉन्ग टूरिंग में फटीग नहीं होता है। नाउ इसकी ब्रेकिंग, सो इसकी ब्रेकिंग मैं बोलूँगा कि ब्रेकिंग इज़ डिसेंट। आप जब हाई स्पीड पर हो तो सिर्फ पीछे का ब्रेक लगाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आगे का ब्रेक लगाने से कुछ नहीं होगा, आपको दोनों ब्रेक साथ में लगाने पड़ेंगे, एंड दैट इज़ द आइडियल थिंग यू शुड डू, राइट। ऑलवेज अप्लाई बोथ द ब्रेक्स टुगेदर, ठीक है, हमेशा एक ही ब्रेक नहीं अप्लाई करना है। सो दैट इज़ द वन थिंग। सो अगर आप दोनों ब्रेक्स अप्लाई करते हो साथ में, देन द ब्रेकिंग इज़ गुड। लेकिन मैंने राजस्थान की राइड में एक चीज़ एक्सपीरियंस की कि जब आप लॉन्ग डिस्टेंस हाईवे पर चलते हो तो आपके ब्रेक पैड्स थोड़े गर्म हो जाते हैं, और उसके बाद फिर इसकी ब्रेकिंग वीक हो जाती है जब पैड्स गर्म हो जाते हैं। सो मे बी इट इज़ समथिंग टू डू विद द ब्रेक पैड्स, क्योंकि इसमें तो ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स लगे हैं। सो आई थिंक इट इज़ द इशू विद दैट, और आई डोंट नो, बट इनिशियली इसकी बाइट तो बहुत अच्छा है ब्रेकिंग का, लेकिन जब ये बाइक काफ़ी लंबी चल जाती है, जब पैड्स गर्म हो जाते हैं, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। हाँ, एक इसमें बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें चार्जिंग सॉकेट दिया है। सो यहाँ पर दिखा है आपको, ये स्पीडोमीटर है, उसके साइड में यहाँ पर एक चार्जिंग सॉकेट है। इट इज़ अ USB Type-C चार्जर, तो आप इजीली उसको कनेक्ट करके आपका फ़ोन चार्ज कर सकते हो। सो दैट इज़ रियली गुड पॉइंट अबाउट द बाइक। और बाकी इस बाइक में स्लिपर एंड असिस्ट क्लच है, ट्रैक्शन कंट्रोल है। सो ट्रैक्शन कंट्रोल तो आई डोंट थिंक इसमें इतना यूज़ होता है, क्योंकि इट्स नॉट अ
स्पोर्ट्स बाइक, तो इतना लीन भी नहीं करते हैं इस बाइक को। बट ये स्लिपर एंड असिस्ट क्लच इज़ रियली हेल्पफुल। उसमें क्या होता है कि अगर आप एकदम हाई स्पीड में हो और आप डाउन शिफ्ट करते हो, उसमें आपका टायर लॉक नहीं होता पीछे का, सो इट मैनेजेस दैट, सो इट इज़ रियली गुड इन दैट सेंस। इसका जो क्लच लीवर है इट इज़ रियली लाइट, मतलब आप सिर्फ 2 फिंगर से ऐसे क्लच प्रेस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो लॉन्ग राइड में क्या होता है कि क्योंकि हाँ सिटी में स्पेशली क्योंकि आपको कंटिन्यूस गियर शिफ्ट्स करने पड़ते हैं, तो आपके रिस्ट पे या आपका जो लेफ़्ट ये पाम है इस पर फटीग नहीं होता, क्योंकि इसका जो क्लच है वो काफ़ी लाइट है एज़ कम्पेयर टू रॉयल एनफील्ड बाइक्स। सो वो एक इसका प्लस पॉइंट है। इम्पॉर्टेंट बात है जो इसकी नेगेटिव है वो ये है कि क्योंकि इस बाइक का वेट कम है, इट इज़ 181 kg, तो जब आप एक प्लेन हाईवे पे चल रहे हो और आपको क्रॉस विंड्स लगती हैं तो ये बाइक हिलती है काफ़ी, क्योंकि इसका वेट कम है। सो दैट इज़ थोड़ा अ कॉन। बट अगेन जैसे मैंने कहा, जैसे इस बाइक में 2-3 ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन जो आपको प्लस पॉइंट्स मिलते हैं वो उन ड्रॉबैक से ज़्यादा है। सो इट इज़ अप टू यू टू मेक अ डिसीजन कि ठीक है ये 2-3 चीज़ें मुझे पता है ये इसमें फ्लॉज हैं, बट आई एम ओके विद दैट, क्योंकि मुझे और 4 चीज़ें अच्छी मिल रही हैं। सो वो इस बाइक का है। तो एक ये हो गया। क्रॉस विंड्स जब आती हैं तो ये बाइक काफ़ी वॉबल नहीं बोलना चाहिए मुझे, ऐसे हिल जाती है क्रॉस विंड्स में। दैट इज़ अ थिंग विद दिस बाइक। नेक्स्ट बात करते हैं विंड ब्लास्ट की, क्योंकि इस बाइक में जो कंपनी है वो एक विंडशील्ड प्रोवाइड करती है, राइट। मैंने भी लगाई थी स्टार्टिंग में, जब मैंने डिलीवरी ली थी बाइक की तब मैंने वो एज एन एक्सेसरी लगाया था और फिर वो मैंने निकाल दिया। सो एज़ यू कैन सी राइट नाउ आई डोंट हैव एनीथिंग, कोई विंडशील्ड नहीं है आगे। नाउ उसका क्या प्रॉब्लम है? ओके, सो आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है विंडशील्ड से तो यार विंड रुकनी चाहिए, 100% राइट, विंड रुकनी चाहिए। अब मेरी हाइट है 5'10", के हिसाब से मैं काफ़ी मतलब ऊपर हूँ, यहाँ पे मेरा जो हेड है वो काफ़ी ऊपर है, राइट। तो जब वो लगाया था मैंने विंडशील्ड, उससे क्या हो रहा था कि हाई स्पीड में एक चैनल बन रहा था विंड का, और वो विंड चैनल सीधे मेरे हेलमेट को हिट कर रहा था। सो काम ठीक करने के बजाय वो काम बिगाड़ रहा था। तो वो एक जो विंड चैनल बनाता है, वो विंड चैनल से और प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो सीधा जो विंड है वो डायरेक्ट एक चैनल बन के हेलमेट को हिट कर रही थी। तो मैंने वो निकाल दिया। अब क्या होता है कि अब देयर इज़ नो विंडशील्ड, तो अब हवा को काटने के लिए कुछ है ही नहीं। सो विंड जो है वो नॉर्मली मुझ पर आती है। सो कोई ऐसे एक पर्टिकुलर चैनल के थ्रू नहीं आती, वो एक स्प्रेड आउट है, तो प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट सस्पेंशंस, क्योंकि ये सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है एक बाइक लेने के पीछे। अगर आप उस बाइक को टूरिंग के लिए ले रहे हो तो अब देखो ये गड्ढा है ना, तो अभी जर्क लगा। सो इसका क्या फंडा है ना, सबसे पहले तो इसका जो टायर्स हैं, चलो टायर्स पे बाद में आते हैं, क्योंकि टायर्स हमेशा वो रिलेशन में आ ही जाते हैं सस्पेंशन के साथ। इसके जो सस्पेंशंस हैं, मुझे इसके स्पेसिफिकेशंस तो इतने पता नहीं है कि एग्जैक्ट ट्रैवल कितना मिलीमीटर का है, बट वो मैटर भी नहीं करता। मैटर क्या करता है कि ये फील कैसा होता है। तो फीलिंग में ये ऐसा है कि जो पीछे का सस्पेंशन है वो थोड़ा स्टिफ है, और आगे का जो सस्पेंशन है वो थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा है, लेकिन उसका ट्रैवल कम है। तो क्या होता है कि जब आप किसी गड्ढे में जाते हो तो आगे का सस्पेंशन तुरंत बॉटम आउट होता है, वो तुरंत हिट करता है, पूरा कंप्रेस हो जाता है, और आपको एकदम जर्क लगता है ज़ोर से, क्योंकि उसका ट्रैवल इतना है नहीं और वो सॉफ्ट है काफ़ी। इसका बेनिफिट कहाँ मिलता है आपको? अगर आप एक हाईवे पर जा रहे हो, और हाईवे जैसे सीमेंट के हाईवे होते हैं, सीमेंट के हाईवे ना स्मूथ नहीं होते, वो ऐसे रंबल्स होते हैं उस हाईवे पर, वो ये सारे एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपको आपकी बॉडी पे वो कुछ नहीं आता आगे के टायर से। दैट इज़ अ बेनिफिट। लेकिन उसका कौन यही है कि जब ये गड्ढे में जाती है तो वो पूरा सस्पेंशन ही बॉटम आउट हो जाता है, एंड देन दैट इम्पैक्ट डायरेक्टली कम्स टू योर रिस्ट एंड योर अलॉय रिम। तो रिम पर भी डायरेक्टली वो आता है, इसलिए मैं एकदम टायर पे चला गया था, क्योंकि वो रिलेटेड है। मैं अभी टायर की भी बात करता हूँ। पीछे का सस्पेंशन इसका स्टिफ है, एंड स्टिफ सस्पेंशन रखने के पीछे रीज़न आई थिंक यही है कि ये हाईवे स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा देता है। जैसे आप हाईवे पे चल रहे हो तो बाउंस नहीं करती बाइक ज़्यादा,
क्योंकि सस्पेंशन उसका स्टिफ है। बट हाँ, इतना भी स्टिफ नहीं है कि आपको अनकंफर्टेबल हो जाए, लेकिन अगर आप लीन करते हो इस बाइक को तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि ठीक है, हाँ पीछे का, क्योंकि अगर क्या होता है, अगर पीछे का सस्पेंशन बाउंसी है तो आपको कॉर्नर्स पे कॉन्फिडेंस नहीं आता। सो ये इस बाइक का एक अच्छी बात है। एंड एज आई सेड, इस बाइक पे सैडल करना इज़ रियली ईजी। तो आपको अगर एक बैड पैच भी मिला है तो आप आराम से सैडल करके खड़े होकर आराम से आप चला सकते हो इसको। नाउ माई हाइट इज़ 5'10", उसके बाद भी आई कैन ईज़िली होल्ड द हैंडल बार। हाँ, थोड़ा मुझे आगे झुकना पड़ता है, बट आई कैन स्टिल ईजिली होल्ड द हैंडल बार एंड राइड लाइक दैट। तो अगर आपकी हाइट 5'10" से कम है तो आपको और ज़्यादा ईजी हो जाएगा वैसे चलाना। सो या दैट इज़ अबाउट द सस्पेंशन। आगे का थोड़ा सॉफ्ट है, थोड़ा ज़्यादा ही सॉफ्ट है, और पीछे का थोड़ा हार्डर साइड पे है। यस, तो अब इसके टायर की बात कर लेते हैं। सो इसके टायर्स रोड टायर्स हैं ऑब्वियसली। आगे का टायर इज़ 190/19 एंड पीछे का टायर इज़ 130/70/18। तो टायर प्रोफाइल तो काफ़ी वाइड है, लेकिन ये रोड टायर्स हैं। और इन टायर का जो रबर कंपाउंड है, आई थिंक इसमें MRF के टायर्स आते हैं ना बाय डिफ़ॉल्ट, तो जो इसका रबर कंपाउंड है इट इज़ हार्ड। तो मैं जब सस्पेंशन की बात कर रहा था तो ये एक और पॉइंट है कि क्योंकि इसके टायर्स भी काफ़ी स्टिफ हैं, सो जो आपको इम्पैक्ट आता है वो और ज़्यादा आता है, क्योंकि टायर्स हार्ड हैं। उसके बाद सस्पेंशन जो आगे का है वो काफ़ी सॉफ्ट है और उसका ट्रैवल कम है, तो वो टोटल ही अगर एक गड्ढे में जाती है तो बॉटम आउट हो जाती है। अभी देखो, यहाँ पर मैं आराम से खड़े होकर निकल जाऊँगा, कुछ जर्क नहीं आया बैक पे। ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो यस, तो इसका यही है कि आगे का जो सस्पेंशन है वो हिट करता है, तो फिर पूरा इम्पैक्ट जो आता है वो आपके या तो रिस्ट पर आता है अगर आपने हैंडल टाइट पकड़ा हो तो, और दूसरा इम्पैक्ट जो आता है वो इसके रिम पर आता है। तो अभी तक तो मेरी बाइक में ऐसा नहीं हुआ है कि रिम बेंड हो गया है, बट मैंने सुना है काफ़ी बाइक्स में रिम बेंड हो जाता है, क्योंकि मैंने जो बताया सारे सिचुएशन के कारण रिम पर ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट हाइनेस। आई थिंक आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि ये बाइक क्या है और क्या नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑल द अदर बाइक्स। ठीक है, हाइनेस के सेगमेंट में जितनी भी बाइक्स आती हैं, क्योंकि मैंने उन सारी बाइक्स का टेस्ट राइड लिया हुआ है। सो लेट्स डू दैट। सो सबसे पहला जो मैंने बाइक चलाई थी वो थी क्लासिक 350, फिर मीटियोर 350, उसके बाद होंडा में मैंने आपको बताया मैंने 3 बाइक्स चलाई थी, CB350 RS, CB350 हाइनेस एंड CB350, जो अब CB350C के नाम से मिलती है। सो पहले तो मैं रॉयल एनफील्ड की बात कर लेता हूँ। देखो, रॉयल एनफील्ड का क्या है, सबसे पहली बात तो उस बाइक का वेट ज़्यादा है। जो क्लासिक है वो ऑलमोस्ट 196 या 199 kg की है, राइट। एक तो वेट फैक्टर हो गया, उसके बाद उसमें थोड़े वाइब्रेशंस तो हैं, ठीक है, हायर स्पीड्स पे उस बाइक पे वाइब्रेशंस हैं, लेकिन अगेन उसका लो एंड टॉर्क ज़्यादा है इस बाइक से, तो आपको कंटिन्यूस गियर शिफ्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। तो रॉयल एनफील्ड का यही मैं बोलूँगा कि अगर आपको ऐसी बाइक चाहिए जो आपको सिटी में चलानी है या आपको हाईवेज़ पर भी चलानी है एंड यू आर ओके विद दैट स्लाइट वाइब्रेशन, क्योंकि ऐसे भी नहीं है वाइब्रेशंस की बिल्कुल चला ही नहीं सकते। इफ़ यू आर ओके विद स्लाइट वाइब्रेशंस एंड इफ़ यू लाइक द फील ऑफ दैट बाइक, वो थोड़ी बाइक चंकी है इस बाइक के कंपैरिजन में, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर क्लासिक 350। ये बाइक और वो बाइक स्ट्रक्चर में काफ़ी सिमिलर है, बैठने का पोजीशन काफ़ी सिमिलर है, टैंक भी उसका काफ़ी ज़्यादा वाइड है, उस पर भी आप टैंक बैग लगा सकते हो, है ना। उसका हैंडल भी काफ़ी ऐसा ही है, अपराइट बैठते हो आप उसमें। काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं इस बाइक और उस बाइक में। द ओनली डिफरेंस इज़ हाउ द इंजन बिहेव्स एंड द वेट। तो मैं तो बोलूँगा कि अगर आपको हाईवे पर हाई स्पीड करना है तो मैं वो वेट प्रेफर करूँगा 199 kg का, क्योंकि वो बाइक काफ़ी स्टेबल चलती है। बट अगेन वो उतना वेट थोड़ा मैनेज करना भी थोड़ा टफ रहता है। नाउ मीटियोर 350 इज़ अ रियली गुड बाइक, लेकिन आई वुड हाईली सजेस्ट पीपल हु हैव बैक पेन स्टे अवे फ्रॉम इट। इट मे साउंड ओ शिट नहीं, मुझे मत ठोक देना यार, बाप रे। ओके, इट मे साउंड लाइक उसकी सीट सोफे जैसी है, उसमें आप बहुत रिलैक्स बैठते हो, दैट इज़ ऑल ट्रू। नाउ मेरे एक फ्रेंड के पास रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 थी, ही रिसेंटली सोल्ड इट, और मुझे उसका काफ़ी एक्सपीरियंस है उस बाइक का। द प्रॉब्लम इज़
अभी जैसे देखा ये स्पीड ब्रेकर आया, मैं बस खड़ा हो जाता हूँ और निकल गया स्पीड ब्रेकर। ये चीज़ आप मीटियोर में कर ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि उसका जो फुट पैक पोजीशन है वो काफ़ी आगे है। आगे होने से क्या होता है ना कि जो वेट है वो आपके पैरों पे से हटकर सीधे आपके बैक पर आता है, तो आप उसमें खड़े नहीं हो सकते। जैसे कुछ भी स्पीड ब्रेकर आता है, गड्ढा आता है, क्योंकि हाई स्पीड पर क्या होता है ना, ब्रेक नहीं लगा सकते आपको। इमीडिएटली द ओनली थिंग यू कैन डू इज़ जस्ट स्टैंड अप। तो उस बाइक पर आप खड़े नहीं हो पाओगे। सो आई वुड से कि विद इन 100 किलोमीटर्स, ठीक है, 100 किलोमीटर्स के अंदर अंदर मीटियोर इज़ मोर कम्फर्टेबल दैन हाइनेस और इवन क्लासिक 350। मीटियोर इज़ मोर कम्फर्टेबल। क्यों मोर कम्फर्टेबल? क्योंकि उसमें जो उसका सीटिंग पोजीशन है वो ऐसा है कि जैसे आप सोफ़े पर बैठे हो। उसकी सीट भी काफ़ी वाइड है, पैर आगे हैं, तो आपको कहीं वेट फील नहीं होता। आपके हाथ भी ऊपर है ना, उसका हैंडल बार भी काफ़ी ऊपर है। लेकिन जैसे ही आप 100 किलोमीटर्स के आगे जाते हो, वो जर्क्स जो हैं वो सीधे आपके लोअर बैक पे लगेंगे, क्योंकि आप उसमें खड़े नहीं हो पाओगे। सो दैट इज़ अ रियली बिग डिसएडवांटेज ऑफ दैट बाइक। एंड एज यू नो कि यहाँ पर रोड्स इतने अच्छे तो होते नहीं हैं, सो दैट बाइक्स देन बिकम्स अनकम्फर्टेबल। अगर आपको सिर्फ सिटी में चलानी है तो इट इज़ एन एक्सीलेंट बाइक। लेकिन अगर आप टूरिंग पर्पस से ले रहे हो, क्योंकि मैं तो टूरिंग पर्पस से ही रिव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद टूरिंग ही करता हूँ इस बाइक पर। एंड इफ़ यू हैव लोअर बैक पेन, ठीक है, आप मत लो उस बाइक को प्लीज़। आप क्लासिक 350 ले लो, मीटियोर मत लो। फर्स्ट 100 किलोमीटर्स में तो वो बहुत कंफर्टेबल लगती है। 100 किलोमीटर्स के बाद इज़ वेयर यू विल स्टार्ट टू फील दैट पेन इन योर लोअर बैक, इन योर बटॉक्स, ठीक है। आई होप आपको रॉयल एनफील्ड मीटियोर एंड रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के बारे में आइडिया लग गया होगा। नाउ कमिंग बैक टू होंडा, कि अब होंडा पे क्या सीन है, और ये तीन बाइक्स एक जैसी हैं, फिर इनमें अलग क्या है? तो होंडा CB350 RS जो है, इट इज़ मोर ऑफ अ एग्रेसिव स्टांस बाइक। एग्रेसिव मतलब उसमें हल्का सा आप झुक कर बैठते हो, उसका हैंडल थोड़ा नीचे है, तो आप थोड़ा लीन फॉरवर्ड होकर बैठते हो। तो CB350 RS कब आपको लेनी चाहिए? जब आपको वो स्टैंस पसंद है, ऐसा एग्रेसिव स्टैंस पसंद है। उसमें क्या होता है, उसमें जो आपका वेट है वो थोड़ा सा आपके शोल्डर्स पर भी आता है। लेकिन बेनिफिट कहाँ होता है कि जब आप कॉर्नरिंग करते हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल होता है उसको कॉर्नरिंग करना, बिकॉज ऑफ दैट एग्रेसिव स्टैंस, ठीक है। तो ये हो गया RS के बारे में। RS की सीट्स वगैरह इट्स कंफर्टेबल, उसकी सीट भी कंफर्टेबल है, कोई इशू नहीं है। इन तीनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है वो मैं बता देता हूँ। पहली बात तो होंडा CB350 RS, हाइनेस और CB350C, सिमिलैरिटी ये है कि दे शेयर द सेम इंजन। फ़र्क कहाँ आता है बाइक में? वेट में। जो CB350 RS है वो 180 kg की है, हाइनेस इज़ 181 kg, एंड जो CB350C है दैट इज़ 186 kg। वेट का डिफरेंस है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उसके बाइक के एक्सेलरेशन में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि देखो पावर इंजन तो सेम है, आप सेम इंजन पे आप लाइटर बॉडी डालोगे तो वो थोड़ी ज़्यादा भागेगी, उस पर आप हैवी बॉडी डालोगे तो वो थोड़ी कम भागेगी। तो RS जो है वो काफ़ी निम्बल फील होती है, एग्रेसिव फील होती है, बिकॉज उसके स्टैंड्स पे उसका थोड़ा आगे झुक कर चलाते हैं उसको। हाइनेस का क्या है? हाइनेस में आप एकदम सीधा बैठते हो। अच्छा, RS में जो फुट पैग्स है ना वो थोड़े से और पीछे हैं, तो उसमें आपका जो नी है वो थोड़ा और बेंड होता है हाइनेस के कंपैरिजन में। हाइनेस में तो अपराइट पोजीशन है, एकदम आप सीधा बैठते हो। जो नीज़ का एंगल बनता है पैरों का और नीज़ का, वो भी काफ़ी अच्छा ऑलमोस्ट 90 या 95 डिग्रीज बनता है। और इसका हैंडल बार भी थोड़ा ऊपर है, सीधा बैठते हो। और इसका वेट भी कम है, इट्स ओनली 180, मतलब ये सिर्फ 1 किलो हैवी है आपके RS से। सो इट इज़ रियली गुड इन दैट सेंस। इसका व्हील बेस भी सेम ही है, RS का और इसका व्हील बेस सेम है। नाउ कमिंग टू CB350C, उस बाइक का क्या है? उस बाइक का जो वेट है इट इज़ 186 kg, तो वो इससे हैवी है, या 187 है, वटेवर 186 या 187 है, तो वो इस बाइक से 5 या 6 किलो हैवी है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है बाइक पे? आप जब एक्सेलरेट करते हो तो आप जब टेस्ट राइड लोगे तो आपको फ़र्क समझ आएगा। हाइनेस और RS जो है वो तुरंत स्पीड लेती है, और CB350C जो है वो थोड़ा उसमें एक लैग आता है। वो लैग क्यों आता है? वेट के कारण, उसका वेट थोड़ा ज़्यादा है इसलिए। उसकी सीट भी थोड़ी ब्रॉड है, CB350C की सीट भी ब्रॉड है हल्की सी हाइनेस के कंपैरिजन में, तो यस वो थोड़ी और ज़्यादा कंफर्टेबल है। और उसका जो फुट पैक पोजीशन है वो तो सेम हाइनेस जैसा ही है, आगे भी नहीं है बहुत, जैसे मीटियोर का बहुत आगे है, और पीछे भी नहीं है, सेम इसके जैसा ही है। और उसका मेन जो डिफरेंस है वो थोड़ा स्टाइलिंग का डिफरेंस है। उसमें जो एग्जॉस्ट आता है वो थोड़ा स्ट्रेट एग्जॉस्ट आता है, इसका जो एग्जॉस्ट है वो थोड़ा ऊपर की तरफ है, RS का भी जो एग्जॉस्ट है वो थोड़ा और ऊपर की तरफ है, तो
वो एक फ़र्क आता है, और सबके एग्जॉस्ट के साउंड में डिफरेंस है। सो मैंने हाइनेस क्यों ली, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसी बाइक चाहिए जो टूरिंग के लिए कंफर्टेबल हो। टूरिंग में क्या होता है कि अगर आपके शोल्डर्स पे भी वेट आ रहा है, जैसे आप थोड़ा आगे लीन करके बैठ रहे हो, तो फिर प्रॉब्लम आती है, आपके शोल्डर्स में थोड़ा पेन होने लगता है आफ्टर 200-300 किलोमीटर्स। और इसमें तो आप सीधा बैठते हो, तो इसमें तो कोई इशू है नहीं। और ये मैं बोलूँगा कि हाइनेस जो है वो इट्स अ गुड बैलेंस बिटवीन द टू। आपको काफ़ी पावर भी मिलती है क्योंकि इसका वेट कम है, एंड यू ऑल्सो सिट अपराइट, और इसकी सीट भी काफ़ी चौड़ी है। नाउ आई थिंक होंडा ने जो तीनों बाइक्स निकाली है, मे बी दे आर टारगेटिंग एज ग्रुप्स। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए उन्होंने वो तीनों बाइक्स बनाई हैं। सो व्हाट आई फील, अगर आपको कॉलेज जाना है, अगर आपको संडे राइड्स जाना है, वीकेंड राइड्स, ब्रेकफास्ट राइड्स, जस्ट फन करना है घाट्स पे, तो आप ले लो होंडा CB350 RS। और एज ग्रुप भी वो टारगेट ऐसे ही करते हैं, 18 से 25। वो बोलते हैं RS जो है वो हमारी 18 से 25 वाला टारगेट ऑडियंस है उनका, विच आई कैन रिलेट टू। ठीक है, सही कह रहे हैं वो। जो हाइनेस है वो थोड़ी अपराइट है। इवन इफ़ यू आर 19 years old, इफ़ यू वांट टू डू टूरिंग, लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग, यू शुड गेट द हाइनेस। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा कंफर्ट चाहिए, जैसे लॉन्ग राइड्स पे, और आपको ऐसे भगाने का शौक़ नहीं है, आपको है कि हाँ भाई मुझे जाना है यहाँ से वहाँ, लेकिन मैं आराम से जाऊँगा, मुझे कोई स्पीड से मतलब नहीं है, मैं अपना 80 km/h पे मज़े से चलूँगा या 90 पे मज़े से चलूँगा, और मुझे ऐसा मैड एक्सेलरेशन नहीं चाहिए कि बिल्कुल थ्रॉटल दिया और ओवरटेक किया, देन आई विल रिकमेंड यू गेट द CB350C, जो कि क्लासिक रेट्रो लुक वाली है। थोड़ी हैवी है। हैवी से क्या उसमें फ़ायदा है कि वो हाईवेज़ पर और ज़्यादा स्टेबल रहेगी, ये उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। सो आई थिंक या दैट आंसर्स द क्वेश्चन कि कौन सी लेनी चाहिए। सो पांचों बाइक्स का मैंने आपको बता दिया। इफ़ यू आर अ रॉयल इनफील्ड फ़ैन, या एक रहता है, मुझे भी था जब मैं मेरे पास जब पल्सर थी तब मुझे था कि नहीं यार, एक रॉयल इनफील्ड चाहिए, एक ओन करनी है रॉयल इनफील्ड। उसका भी अलग कैरेक्टर है बाइक का, आई वुड से इट हैज़ इट्स ओन यूनिक कैरेक्टर। देन यू कैन गो फॉर क्लासिक 350। अगर आपको ये है कि नहीं थोड़ा सिटी में ज़्यादा चलानी है, एंड इफ़ यू हैव अ रियली स्ट्रॉन्ग बैक, है ना, अगर आपका कोर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको नहीं फ़र्क पड़ता, आपको नहीं होता बैक पेन, then you can get Meteor 350. It is more comfortable on highway as compared to CB350, as compared to Classic 350 रॉयल एनफील्ड की। देखो इतने सारे नाम्स में ना ऐसा कन्फ्यूज़न होता है, कभी क्लासिक 350 बोलना होता है और CB350 निकल जाता है मुंह से। ठीक है, तो मीटियोर आप ले लो अगर आपको बैक पेन का इशू नहीं है, कुछ नहीं है, तो मीटियोर 350। होंडा पे आप क्यों आओगे? होंडा पे आप आओगे क्योंकि यू आर लुकिंग फॉर मे बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। आप रॉयल एनफील्ड चला चुके हो और यू नीड अ स्मूदर बाइक, मतलब योर प्रायोरिटी इज़ अ स्मूदर बाइक। ठीक है, तो आप स्मूथ बाइक तो डेफिनेटली होंडा है। रॉयल एनफील्ड में एक प्रॉब्लम ये है कि उसका जो क्लच है वो थोड़ा हार्ड है, तो आपको थोड़े देर बाद ना यहाँ पेन होने लगता है, ऐसे कि बार बार आप क्लच दबाते हो तो आपको पेन होने लगता है। इसका क्लच भी काफ़ी सॉफ्ट है होंडा का, तो उस सेंस में दिस इज़ रियली गुड चॉइस होंडा में मैंने आपको बता दिया। अगर आपको घाट्स पे लीन करने में मज़ा आता है, आपको चाहिए थोड़ा और एक्सेलरेशन, आपको थोड़ा कमांडिंग पोजीशन चाहिए बाइक पर, देन यू गो फॉर CB350 RS। इफ़ यू वांट अ स्लाइटली मोर रिलैक्स्ड बाइक, सीधा बैठे हो आप, ठीक है, एक्सेलरेशन तो है बट पोजीशन ऐसी है कि आपके कंधों पे वेट नहीं आ रहा है और नीज पे नहीं आ रहा है, कुछ नहीं है, अच्छा लग रहा है, तो आप यू कैन गेट द CB350 हाइनेस। और अगर आप एकदम ही रिलैक्स राइडर हो, आपको मतलब ही नहीं है एक्सेलरेशन से, आप अपना आराम से चिल कर रहे हो, हाईवे पे जा रहे हो, आपको ऐसा नहीं चाहिए कि बिल्कुल मैंने थ्रॉटल दिया और मेरे को आगे निकलना है, आपको एक और ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक चाहिए, देन यू कैन गेट द CB350C, विच इज़ द क्लासिक वर्जन ऑफ CB350। सो आई गेस आई होप, ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग है बट यू कैन स्किप आगे थोड़ा पीछे, अब देख लो आपको क्या इंटरेस्टिंग लगता है इस सब वीडियो में। थोड़ा वीडियो लंबा बना है क्योंकि आई हैड टू टॉक अ लॉट अबाउट द बाइक, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं एंड फाइनली यू कैन कम टू अ कंक्लूजन कि ठीक है ये बाइक आई थिंक मुझे अच्छी, ये मेरे क्राइटेरिया में फिट बैठ रही है, देन यू कैन बाय दैट बाइक। अच्छा, एक और बाइक आई है जो कि आई है रॉयल एनफील्ड की हंटर भी इज़ अ रियली गुड बाइक। हंटर आई वुड से इज़ अ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर टू RS।
CB350 RS, क्योंकि हंटर में भी आप थोड़ा सा आगे लीन करके बैठते हो, हल्का सा, बहुत नहीं पर थोड़ा सा। एंड CB350 RS में भी जो पीछे का टायर है वो आपको 150 सेक्शन का मिलता है, हंटर में भी जो पीछे का टायर है वो आपको वाइड मिलता है, राइट। तो इट इज़ मोर ऑफ लाइक मोर एग्रेसिव, मोर कमांडिंग पोजीशन। तो हंटर 350 भी आप देख सकते हो। पावर वाइज तो देखो यार, स्पेक शीट से जाओगे तो सब में सेम है, सब में 20 ऑड bhp पावर है, सब में रफली 29 से 30 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है। तो वो तो है, कहाँ डिफरेंस आता है बाइक के कैरेक्टर में, कोई लो एंड पे अच्छी है, कोई हाई एंड पे अच्छी है। होंडा जो है वो हायर एंड पे अच्छी है, रॉयल एनफील्ड जो है वो लोअर एंड पे ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा टॉर्क देती है। तो ये सटल डिफरेंसेस है। ऐसा नहीं है कि कोई बाइक अच्छी नहीं है, कोई बाइक अच्छी है, ऐसा सारी बाइक्स अच्छी हैं और सारी बाइक्स में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक है। इट्स ऑल अबाउट कि आपको क्या पसंद आ रहा है। तो एक बार टेस्ट राइड लो, मेक योर माइंड and then take the decision. So yes, this was all about my Highness CB350. Final मैं यही बोलूँगा कि अल्टीमेटली इट्स नॉट अबाउट द बाइक। ठीक है, बाइक लेना, बाइक चलाना एक टूरिंग का पार्ट है, बट इट्स ओनली आई वुड से 10%। द मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट अबाउट टूरिंग इज़ बेसिकली योर फिज़िकल फिटनेस एंड योर मेंटल स्टेमिना। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है टूरिंग में, एंड इस पर सबसे कम बोला जाता है, सबसे कम ध्यान दिया जाता है। बाइक तो क्या यार, लोग स्प्लेंडर से भी चले जाते हैं लेह लद्दाख, जिनमें पैशन होता है वो किसी से भी चले जाते हैं, लोग एक्टिवा से भी चले जाते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट द मोटरसाइकिल। येस, आप अगर अच्छी बाइक लोगे तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा, है ना, क्यों नहीं मिलेगा। अब आप ये सेगमेंट से ऊपर जाते हो, आप हिमालयन देखते हो, आप NX 500 देखते हो, या फिर KTM एडवेंचर 390 देखते हो, और उससे और ऊपर सेगमेंट में जाते हो तो ट्रायम्फ की 900 GT आ गई, फिर BMW 900 GSA हो गई। आप जितना आप अपग्रेड करोगे उतना आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। सो सेम विथ ऑल दीज मोटरसाइकिल्स। सो आपको चला के देखनी है। मेन आपका जो टूरिंग का है वो है आपकी फ़िज़िकल फिटनेस एंड योर मेंटल स्टेमिना, क्योंकि आपको टूरिंग पे क्या करना है, टूरिंग पे आपको 300 किलोमीटर आपको हाईवेज पर चलना है। धूप है, बारिश हो रही है, ठंड लग रही है, डिहाइड्रेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑल्सो वर्क ऑन योर मेंटल स्टेमिना एंड ऑल्सो वर्क ऑन योर फिज़िकल कैपेसिटी, फिज़िकल स्ट्रेंथ, क्योंकि लोअर बैक पेन तब रहेगा जब आपका कोर वीक है। मुझे आई थिंक एक कमेंट भी आया था मेरे वीडियो पे कि मुझे लोअर बैक पेन होता है, तो कैन यू सजेस्ट सम गुड सीट कवर्स फॉर दिस, जो कुशन वाले सीट कवर्स आते हैं। सो मैंने यही रिप्लाई किया था कि येस, देर आर सीट कवर्स, देर आर एयर सीट, जैसे मैं भी फीगो की एयर सीट यूज़ करता हूँ, बट अल्टीमेटली द प्रॉब्लम इज़ नॉट इन द सीट, द प्रॉब्लम इज़ समवेयर एल्स, द प्रॉब्लम इज़ इन योर कोर मसल्स। सो वर्क ऑन योर कोर मसल्स, जो कि आपकी बैक को स्टेबिलिटी देंगे, जिससे आपको लॉन्गर राइड्स पे कम पेन होगा। So yes, motorcycles do play a role, लेकिन majority role is you have to improve on your physical strength, you have to improve on your mental strength. So yes, that was all about Honda CB350 Highness. I hope you really enjoyed this video. This was a mix of review and आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेरा ऐसा कुछ प्लान स्क्रिप्ट रहता नहीं है, मैं तो बस आपसे ऐसे बातें करता हूँ जैसे मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा हूँ। अगर एक फ्रेंड मेरे पास आएगा और पूछेगा यार मुझे कौन सी बाइक लेनी है, तो मैं ऐसी ही बात करूँगा। मैं ऐसा स्क्रिप्ट नहीं बनाऊँगा कि रुक जा दोस्त मुझे स्क्रिप्ट बनाना दे फिर मैं बात करता हूँ, नहीं, जो मन में आया मैंने बोल दिया। तो हो सकता है वीडियो लॉन्ग हो, सॉरी फॉर दैट। लेकिन इफ़ यू एन्जॉयड द वीडियो, इफ़ यू फाउंड इट रियली इंटरेस्टिंग, और आपको अगर हेल्प हुई है डिसीजन लेने में या एटलीस्ट नैरो डाउन करने में कि चलो यार ठीक है, इसकी बात से ना ऐसा लग रहा है कि 5 में से 3 बाइक्स हो सकती है अपने लिए, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो इफ़ आई हेल्प्ड यू इन मेकिंग अ डिसीजन, एंड लेट मी नो इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय एनी ऑफ द बाइक, which bike you finally bought. Let me know in the comment section below. I will see you in the next one. Till then, take care, ride safe, bye.